अब कोई उंगली नहीं होगी, बता रहा हूं। हम लोगों ने दीर्घ वृत्त का मानक समीकरण प्रूव करा लिया था। नाभिलंब जीवा बची थी। नाभिलंब जीवा बची थी। लेटस रेक्टम। तो नाभिलंब सीधे से कॉन्सेप्ट है कि अगर ये मूल बिंदु से होकर जाता है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष इस तरह से डिनोट कर दिए गए हैं, तो आपको पता है कि इसमें दो स्थिर बिंदु होते हैं, F1 F2। तो अगर एक्स अक्ष के परपेंडिकुलर और नाभि से होकर जाने वाला रेखाखंड जो दीर्घ वृत्त के अंत बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, उसे कहते हैं नाभिलंब। एक्स अक्ष पर परपेंडिकुलर या फिर दीर्घ अक्ष पर लंबवत वह रेखाखंड जो दीर्घ वृत्त के नाभि से होकर के जाता है और अंत बिंदु दीर्घ वृत्त पर स्थित है, तो वह रेखाखंड नाभिलंब जीवा कहलाता है। क्लियर है? दीर्घ अक्ष के लंबवत नाभि से होकर के जाता है और उसके अंत बिंदु दीर्घ वृत्त पर स्थित है, तो फिर वह रेखाखंड नाभिलंब जीवा कहलाता है। क्लियर है? लिखिए इसकी परिभाषा। दीर्घ वृत्त की नाभियों से जाने वाली और दीर्घ अक्ष पर लंबवत रेखाखंड जिसके अंत बिंदु दीर्घ वृत्त पर हो, दीर्घ वृत्त पर हो, कॉमा लगा के लिखेंगे, दीर्घ वृत्त पर हो को दीर्घ वृत्त की नाभिलंब जीवा कहते हैं। नाभिलंब जीवा कहते हैं। तो नाभिलंब जीवा की लंबाई ज्ञात कर लेते हैं। क्लियर ना? माना दीर्घ वृत्त पर एक बिंदु, एक मिनट माना यहां से दूरी सी है, माना
पी F1 की दूरी L, पी F1 की दूरी L, क्लियर ना? पी F1 की दूरी L व P दीर्घवृत्त पर स्थित है, दीर्घवृत्त पर स्थित है। F1 की जगह F2 कर ले क्या? क्या है कि उधर पॉजिटिव वाले में चल रहे हैं, इसको F2 नाम दे देते हैं, नहीं तो फिर इधर इधर करना पड़ जाएगा। पी F2 की दूरी L व P दीर्घवृत्त पर स्थित है, तब P के निर्देशांक, P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? कोई बता देगा मेरे को P के निर्देशांक? भाई हमने P से F2 की दूरी बता दी थी, L है। तो C हो गए X के और L हो गया Y के, तो P पर हो जाएगा CL, CL। क्योंकि उत्केंद्रता से P ऑफ AEL, भाई उत्केंद्रता में जब हमने रिलेशन निकाला था E इक्वल टू C अपॉन A, C इक्वल टू AE, तो C को हमने रिप्लेस मार दिया AE से, क्लियर है? नोट कर लीजिए, नोट कर लो। आया तो फिर खेल खत्म लिखने का टोटली। हाँ, अगर आपने AE कर दिया तो इसकी जगह आप AE कर देते, AE कर देते हैं, ठीक है? तो फिर हम जानते हैं, हम जानते हैं यदि दीर्घवृत्त का दीर्घ अक्ष x अक्ष पर हो, क्या जानते हैं इससे? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। एक्स की जगह ए ही है। अब क्यों? पी जो है ना इससे हो करके जाता है, जो पी बिंदु है दीर्घवृत्त पर स्थित है, तो हम एक्स और वाई की जगह रिप्लेस मार सकते हैं। ए का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर लिख देंगे, चूंकि पी दीर्घवृत्त पर है। मान रख दिया हमने निर्देशांकों के, जहां समझ में आता रहे तो चलते रहना चाहिए, है ना? क्योंकि अब बहुत एक्सपीरियंस हो गया ना। ए स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। ए स्क्वायर से स्क्वायर कट गया आएगा, एल स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 माइनस ई स्क्वायर और एल स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, ये वाला कारण तो पुराना था, ये तो पुराना कॉन्सेप्ट था ना कहीं पे।
ये वाले उसके लिए किया गया था। ई स्क्वायर मुझे चाहिए। हमें पता है कि ई बराबर सी अपान ए, ई इक्वल सी अपान ए होता है। ई स्क्वायर लाने के लिए सी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर लाना पड़ेगा, और ई स्क्वायर बराबर सी का मान रख दीजिए। सी स्क्वायर का मान हो जाएगा, बी और सी एक साथ रहते थे, बराबर में ए रहता था, सी का मान निकाला तो बी उधर चला जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। एम आई राइट? अरे यार, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर था, सी स्क्वायर का मान निकालना है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा है, और इसके बटे ए स्क्वायर पहले से था तो वो एक बटे में चला गया। क्लियर ना? ये ऊपर लिख गया है। हमको निकालना है ये टोटल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। एल आ जाएगा, एल का डबल कर देंगे, हमारा फोकस एल पे आ है, एल का मान जैसे आएगा डबल मार देंगे। तो ई स्क्वायर की जगह मान रख दिया जाए, ई स्क्वायर की जगह मान रख दिया जाए, तो मैं एल स्क्वायर बी स्क्वायर वन माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये समझ में आया कि नहीं? अलग अलग कर दिया उस ए स्क्वायर को, तो ए स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, अब माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो गया, अलग अलग कर दिया, इसको इंटर कर दिया अंदर। जब बी स्क्वायर यहां था 1 माइनस, और ये हो जाएगा प्लस का, ये निपट गए। एल स्क्वायर बी को अंदर मल्टीप्लाई मारेंगे तो बी पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर, और जैसे इसका रूट हटा के एल करेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। क्योंकि दीर्घवृत्त निर्देशांशों ये आ जाएगा, हाँ ठीक। क्योंकि दीर्घवृत्त निर्देशांशों के सापेक्ष सममित है, इसलिए पी एफ टू बराबर क्यू एफ टू बराबर एल, तब नाभिलंब जीवा की लंबाई 2l, और इसी के बराबर लिख देंगे 12 होगा, इसी के बराबर लिख देंगे 2b स्क्वायर अपॉन ए, 2b स्क्वायर अपॉन ए इकाई पी क्यू है। इस तरह से दीर्घवृत्त में नाभिलंब जीवा की लंबाई 2l है, या फिर पी क्यू बराबर 2b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, 2b स्क्वायर अपॉन ए, ये याद रखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन मारेगा। नाभिलंब जीवा की लंबाई 2b स्क्वायर अपॉन ए, 2b स्क्वायर अपॉन ए। क्लियर है? क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल शुरू करना है। लाइट आ गई है, बहुत अच्छी बात है। जितना ज्यादा जो कोई पहले
जाती है। शुरू कर लेते हैं दीर्घवृत्त से संबंधित जितने भी सवाल हैं वो सब निपटा देते हैं और इस टॉपिक को खत्म करते हैं। एग्जाम्पल कहां शुरू होंगे मुझे तो नहीं पता है, देखते हैं कहां शुरू होंगे। अभी किताब के आधे पढ़ना नहीं भाई, हो गए आज यहां से हो गए 16 दूनी 32। नाभिलंब हो गई थी। एग्जाम्पल नंबर 9 बहुत अच्छा सवाल है, देखते हैं। एक तरफ से सबको बोल्ड करेंगे। लिखा हुआ है दीर्घ वृत्त x² / 25 प्लस y² / 9 = 1। अगर मैं आपसे पूछूं कि a और b के मान बता दीजिए तो बहुत आसान है भाई। अब ये नहीं पता चल रहा है कि ये b का मान है कि ये a का मान है, अभी ये नहीं पता चला है। तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट लास्ट में, ये सबसे लास्ट बिंदु है कल के सबसे लास्ट बिंदु है जिसमें यह बताया गया था कि x² का हर और y² का हर जिसका बड़ा वही a, और उसी निर्देशाक्ष पर। यहां पास x² का हर बड़ा है, इसका मतलब है कि दीर्घवृत्त ये x अक्ष पर अनुदिश है, x अक्ष पर बना हुआ है, क्योंकि इसकी a की वैल्यू मतलब x² के हर ज्यादा है, और जिसका हर ज्यादा रहेगा वही a की वैल्यू होगी। ये भी क्लियर है, ये भी क्लियर है। तो यहां से हम लोगों ने एलिमिनेट कर लिया कि a की वैल्यू 25, और a की वैल्यू 25 मतलब सॉरी a² की वैल्यू, क्योंकि इसका जो व्यापक समीकरण होता है, मानक रूप का समीकरण होता है a² y² b² = 1 स्क्वायर फॉर्मेट में होता है। तो इसको स्क्वायर फॉर्मेट चेंज करेंगे तो ये 5 का स्क्वायर बनेगा और ये 3 का स्क्वायर बनेगा। इसका मतलब a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 3। अभी हम लोग पूरा वो करा रहे हैं कि इससे सारे वैल्यू दिमाग में सेट कर लेते हैं, फिर भाषा से बना लेंगे। क्वेश्चन पूछा है, अब इसको देख करके इतना ही निकाल सकते थे, इसके अलावा कुछ नहीं निकाल सकते थे। पूछा है नाभियों और शीर्षों के निर्देशांक। तो अगर हम इसको डायग्राम में फॉर्मेट करें तो हमें पता है कि पूरी दूरी जो होती है ये वाली a होती है, इसका मतलब ये हुआ कि ये 5। ये वाली दूरी b होती है, इसका मतलब कि ये 3। क्लियर। अब बोला है कि नाभियों और शीर्षों के निर्देशांक, इसका निर्देशांक बताना है। इसका निर्देशांक बताना है। अगर कुछ नहीं मिला है, 3 मिल गया है, तो 3 तो यहां के लिए है। और क्या बोला था, नाभियों और शीर्षों के निर्देशांक। शीर्ष कहां होंगे, ये होंगे शीर्ष, तो ये तो निकाल लेंगे तुरंत है। कितना होगा ये 50, कितना होगा ये -50, ये तो 0 0 हो गए। F1 F2 नाभियों के निर्देशांक चाहिए, और नाभि नहीं है हमारे ठा, आ जाएगी। अब एक फार्मूला मेरे को याद आने लगा, और फार्मूला ये था कि b² + c² = a²। हमें पता है कि यहां से यहां तक c होती है, यहां से यहां तक c होती है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि b² तो 9 रहा है और c² तो नहीं पता और a² 25 रहा है। कॉन्सेप्ट से इसका मतलब यह हुआ कि c² जो जाएगा
25 माइनस 9 और 16 9 25। सी का मान 4, और सी का मान अगर 4 है तो निर्देशांक हो गए 0 4, नहीं तो क्या हो गए 4 4 3। अक्ष में यहां है ये, क्या हो गया F2? F2 क्या होगा? अभी कल ही समझाया था कि अगर कोई बिंदु अक्ष पर है तो जिस अक्ष पर है उसका मान रहेगा और बाकी 0। कितना हुआ 4 0। यहां चीज देखा करो कि उसी लाइन में तो ये भी है, उसी लाइन में तो ये भी है। हाँ -4 0। तो तिकड़म कर लिया, पहला तिकड़म किया, इसको देख करके हमने यहां सेट करके इसके निर्देशांक निकाल लिए थे। नाभि के निर्देशांक के लिए हमने ये वाला तिकड़म दूसरा लगाया, पहला वहां से दूसरा यहां से लगा लिया। दीर्घ एवं लघु अक्ष की लंबाइयां, दीर्घ एवं लघु अक्ष की लंबाइयां, दीर्घ अक्ष की लंबाई बता दीजिए, दीर्घ अक्ष की लंबाई कितनी 10, कहे कि 2a, और 2a बराबर 5 गुणे 10, इस तरह करना है 3 लाइन में। वहां 10 सीधे नहीं लिख देना है, उसको बताओ कि हम जानी थे 2a होती, तो मान रखेंगे, फिर इकाइयों लिखेंगे। लघु अक्ष की लंबाई 2b, 2 गुणे 3 6 इकाई। क्लियर हुआ? तो ये हो गए तीसरा कॉन्सेप्ट जिसमें लघु और दीर्घ पूछा था। बोला उत्केंद्रता बता दो, ई बतावेक है, C/A होता है, C 90 निकाले 4, A निकाले 5, देख रहा हो कितना आ रहा है 0.8, 1 से कम है, कम है, और 1 से कम है तो ये दीर्घवृत्त बनेगा। ये हो गई इसकी दीर्घवृत्त। दशमलव में निकाला है, काहे में निकाला है, 4/5 लिखा है तो आप लोग 4/5 ही लिखिएगा, ठीक है। वो तो हम बता दिए ई की वैल्यू लेस देन 1। नाभिलंब जीवा की लंबाई बोला था, अब भी निकाल के आए हैं एल बराबर सॉरी, नाभिलंब जीवा की लंबाई हिंदी से सीधे लिख रहा, नाभिलंब जीवा की लंबाई सीधे लिखना इक्वल टू 2b²/a, और 2d का मान यही से निकाले थे अभी कितना 3 कि 9, b² 9, 3 स्क्वायर सीधे होता है, और a का मान तो 5 निकाले थे, 9 दूनी 18, 18/5, दशमलव मांगे तो दशमलव दे दिया। यह है इतनी इंफॉर्मेशन सिर्फ दीर्घवृत्त के समीकरण मिलने से। हमें कितने कॉन्सेप्ट पता है ये हमारे ऊपर डिपेंड कर जाएगा, ठीक है। ये 4 और ये 5 क्लियर है। कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है ये, हमने लाने ये तो अभी क्या लग रहा है कि कठिन है कठिन नहीं है, कठिन बना दिया जाता है। अबे प्रूफ ना करे होते ना, और खूब टाइम ना दिए होते समझने में और बार बार पूछने में, तो ये ना बनता। यही पे थोड़ा सा हमारे डाउट लग रहा है, यहां गलत ना कर पाते कि नहीं ये गलत है। इसलिए टाइम देना और बार बार चीजों को पूछना सीखना जरूरी है। नाभिलंब अभी किए थे, कल खूब टाइम दिए उत्केंद्रता में है, 2a 2b, अब वो अभी का है, कल का है, कुछ मुझे तो नहीं लग रहा कि कुछ कठिन है। झटक लेना है 5 नंबर ऐसे ही, अगर दीर्घवृत्त दे दिया, कहा ये निकालो, 5 पॉइंट देगा, 5 नंबर के आएंगे,
खींच लो। यही कॉन्सेप्ट लग जाता है अति परवलय में, बस माइनस रहेगा, बाकी सब वही है। सभी में फार्मूला थोड़ा चेंज है, मतलब मेरे कहने मतलब कॉन्सेप्ट यही रहेंगे, कॉन्सेप्ट यही रहेंगे। उसमें तो नाभिलंब की यही है, अति परवलय की भी नाभिलंब यही है 2b², मतलब ये याद तो वो भी याद। तो एक चीज तो पहले अभी वहां पहुंचे नहीं है, लेकिन पहले से पता है कि 2b² आओगे करेगा, वहां प्रूफ भी नहीं करना, वहां लिखा है सीधे कि दीर्घ वृत्त का जो है इसका भी वही है। ठीक है, लंबाई थोड़ा अलग, लंबाई भी ठीक है, टूए तो बिल्कुल पकड़ के बैठो, टूए सब जगह खेल कर रहा है। तो इसको हम लोग अच्छे से एक बार एक सवाल कर लें ताकि अच्छे से कॉन्सेप्ट बने रहे। ये तो अभी समझाया गया है कि इस तरह से हमें अगर पता है उस सवाल के बारे में सारी चीजें, मतलब ये है कि अगर कोई पहले से लगा के बैठा होगा घर में, दोहराया होगा, रिवीजन किया होगा, तो वो नो डाउट कि सीधे उठाएगा सवाल और निपटा देगा। यही सब आता है, सब आता है तो खेल खत्म है। अति परवलय में मैंने 4 पन्ने डाले हैं और कल के 1 2 3 4 5 6 हाँ, हल कर देते हैं इस सवाल को। एग्जाम्पल नंबर 9 है, दिया है दीर्घवृत्त का समीकरण, दिया है दीर्घवृत्त का समीकरण, x² / 25 + y² / 9 = 1। अभी सबसे पहले तो यह पता करना है कि किस अक्ष में बना है, क्योंकि दिए गए समीकरण की तुलना x² / a² + y, नहीं ये नहीं, क्योंकि दिए गए समीकरण से यह ज्ञात होता है कि x² का हर अधिक है y² के हर से, इसलिए दीर्घवृत्त का दीर्घ अक्ष x अक्ष पर स्थित है और नाभियां x अक्ष पर हैं। इसलिए दीर्घवृत्त का दीर्घ अक्ष x अक्ष पर स्थित है और नाभियां x अक्ष पर है। मानक समीकरण दीर्घवृत्त के मानक समीकरण से, मानक समीकरण लिख देता हूं, x² / a² + y² / b² = 1, तुलना से x² / 5 का स्क्वायर + y² / 3 का स्क्वायर 1, तब a = 5 और b = 3, और बनाएंगे इसके नीचे डायग्राम। आप लोगों को पूरी लाइन में लिखना है, क्या है कि मेरे पास बोर्ड वो था ना, जगह कम थी, वो फिर पूरा घिर जाता है, इसलिए मैंने, आप लोग एक लाइन में पूरे लाइन में लिखिए जैसे करते हैं, एक ही पन्ने में सेंटर से।
जैसे आप लोग नीचे ना लिख करके कॉमा लगा करके बगल में बी का मान लिख देना 3। दीर्घवृत्त के मानक समीकरण से तुलना से कर दिया, बाकी बना दिया। यहां तक लिख गया ए और बी के मान। चूंकि संबंध से, क्या संबंध है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, तो सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 माइनस 9। इसी के नीचे ही लिखना, मैं बगल में लिख देता हूं, सी बराबर 16 रूट 16, तो सी बराबर 4। नीचे ही लिखना है, मैं ऊपर लिख दे सी बराबर 4। और एक बढ़िया बकायदा डायग्राम बना करके उसमें सारे बिंदुओं को नामांकित कर दो। क्या वहां डायग्राम बनाना बहुत जरूरी, डायग्राम के ही नंबर है वहां। हाँ, वहां डायग्राम के नंबर है। ये बंद है क्या, चालू है। F1 F2, ये मूल बिंदु 0 0 हो गया, यहां से यहां तक A हो गया, तो लिख देना A बराबर 5, यहां से यहां तक B हो गया, B बराबर 3, ठीक है। इधर भी A हो जाएगा लास्ट तक, और ये हो जाएगा C, और C बराबर कितना है, 4, C बराबर 4। तो पहला बिंदु करेंगे इस प्रकार, इस प्रकार पहला बिंदु शीर्ष के निर्देशांक, शीर्ष के निर्देशांक, शीर्ष डालेंगे 5 0 5 0, शीर्ष के निर्देशांक 5 0 व -5 0, यहां के हो जाएंगे -5 0। डायग्राम में रहेगा तो सब सामने वाले को सब समझ में आएगा। डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है, कुछ चीजें डायग्राम से लोग समझ जाते हैं। P Q R S, चाहे इनके नाम भी लिख दो, शीर्ष के निर्देशांक P 5 0 व Q -5 0 है, R है तो R लिख दो, R -5 0। दूसरा, तो फिर शीर्षों करो, है ना, इसको शीर्षों कर दो, पावर थोड़ा लगा दो। नाभियों के निर्देशांक, उसमें जो जो पूछे सब बताना पड़ेगा, के निर्देशांक, नाभियों के निर्देशांक चाहिए है, तो नाभि हो जाएगी, पहले F1 के मान रख दो, F1 को हो जाएगा, क्या कर देंगे, यहां C तक था तो -4 0, और यहां तक था तो 4 0, तो -4 0 व F2 4 0, F2 4 0। तीसरे नंबर पे क्या बोला है ये बता दीजिए। दीर्घ अक्ष, दीर्घ और लघु अक्ष की लंबाइयां, दीर्घ अक्ष की लंबाई, लंबाई बराबर 2a, दीर्घ अक्ष की लंबाई 2a, तो 2 इंटू a की वैल्यू 5 है, तो ये हो जाएगा 10 इकाई। उसी में मतलब तीसरे बिंदु में ही लिख देंगे लघु
अक्ष की लंबाई 2b, 2 इंटू 3, 3 दूनी 6 इकाई। ये हो गया तीसरा। चौथा पॉइंट क्या बोला था? उत्केंद्रता। उत्केंद्रता, उत्केंद्रता ई बराबर होता है सी अपान ए। सी का मान 4 है, ई का मान ए का मान 5 है। ये हो जाएगी उत्केंद्रता। उत्केंद्रता ई हो जाएगी। और पांचवा दिया हुआ है, क्या निकालना था? नाभिलंब जीवा की लंबाई। नाभिलंब जीवा की लंबाई, लंबाइयां है ना? दो ठो आएंगी क्या? दो आएंगी ना? एक यहां से यहां तक आएगी। दोनों सेम ही रहेंगी क्या? दोनों सेम रहेंगे। तो लंबाई बस लिखे क्या, जो भी है। 2b² अपान a, 2 इंटू बी स्क्वायर कितना है? 9, और a a का मान 5, 9 दूनी 18/5 इकाई। इस प्रकार हो गया, इसे प्रकार लिखा है। इस तरह से हम लोग किसी एक सवाल को निपटाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना। एक क्वेश्चन तो आनी है, चाहे जैसे आए, चाहे जहां से आए। फार्मूले पूछ लेगा, कॉन्सेप्ट पूछ लिया, कुछ भी बने आएगा। ठीक है। अगला एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 को समझाऊंगा, जहां से लगेगा कि यहां से बन जाए एग्जाम्पल नंबर 9 की तरह है, वहीं से मैं छोड़ दूंगा। ये लिख गया था ना? हाँ, वहीं से मैं छोड़ दूंगा। लिखा हुआ है 9x² प्लस 4y² बराबर 36, ऐसे कुछ लिखा हुआ है। बोला नाभियों और शीर्षों के निर्देशांक, दीर्घ अक्ष लघु अक्ष की लंबाइयां, उत्केंद्रता। नाभिलंब की लंबाई नहीं पूछा इसमें, तो एक कम रहेगा, एक कम रहेगा। तो क्या करना है? 9x² प्लस 4y² बराबर 36 इंटू 1, फिर 9x² बटे 36 प्लस 4y² बटे 36 बराबर 1, 9 चौको 36, 4 नहीं 36, x² बटे 4 और y² बटे 9 बराबर 1। यहां पर साफ दिख रहा है, यहां पर साफ दिख रहा है कि y² का हर बड़ा है, y² का हर बड़ा है, इसलिए दीर्घ अक्ष और उसकी जो नाभियां हैं वो सब y अक्ष पर स्थित है, y अक्ष पर स्थित है। इस तरह का कुछ डायग्राम आपके सामने उपस्थित होगा। B यहां से कहलाएगा और A यहां से यहां तक कहलाएगा, C यहां से यहां तक कहलाएगा। बन जाएगा। यहां के पास सब ओके है, यहां के पास सब ओके है। तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी? A की वैल्यू हो जाएगी 3 और B की वैल्यू हो जाएगी 2। A की वैल्यू 3, क्योंकि इसका जो डायग्राम है वो y अक्ष पर स्थित है और उसकी नाभियां भी y अक्ष पर होंगी। x अक्ष के y अक्ष के अनुदिश है और दीर्घ अक्ष y अक्ष पर है, तब उसकी नाभियां भी y अक्ष पर स्थित होंगी। क्लियर है? बन जाएगा। बाकी रिलेशन उसी तरह है, सब बाकी रिलेशन सब सेम क्वेश्चन। यहां के बाद से नीचे के पूरे कॉन्सेप्ट सेम रहेंगे, नीचे कॉन्सेप्ट सेम रहेंगे, ये कर लेंगे।
ये कर लेंगे, ज्यादा बड़ी बात नहीं। एग्जाम्पल नंबर 11, एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल 11। भाई ये सब मेहनत खुद ही करनी पड़ती है, ऐसा नहीं है कि सब सामने वाला ही कराता है, वहां ऐसे ही चलता है। लिखा है उस दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात करना है जिसकी नाभियों के निर्देशांक प्लस माइनस 5 0 हैं और एक्स तरफ लिखा है प्लस माइनस 5, तो समझ में आ रहा है कि जो दीर्घवृत्त बना होगा वो ऐसे बना होगा, क्योंकि उसके नाभियों के निर्देशांक दिए हुए हैं प्लस माइनस 5, तो माइनस वाले यहां चले गए और प्लस वाले यहां चले गए, तो समझ में आ गया कि ये इस तरह का बना होगा। क्लियर है? अगर y अक्ष में रहता तो वो 0 प्लस माइनस 5 लिखता, नाभि के निर्देशांक, तथा शीर्ष के निर्देशांक दिए हैं प्लस माइनस 13 0, शीर्ष के निर्देशांक दिए हैं प्लस माइनस 13 0। मतलब ये सब देखते ही बिल्कुल दिमाग में सब सारी चीज चल जानी चाहिए। अब जिसको ये पता हो किसकी दूरी कहां से क्या होती है वो सब कर लेगा। भाई साफ पता है कि सी यहां होता है, राइट, यहां से यहां तक बी होता है, ए होता है, ए होता है, ए होता है, और यहां से यहां तक बी होता है। अगर ये सब पता है तो बोला है बी नहीं है हमारे पास, तो समीकरण बन जाता, क्योंकि मुझे पता है कि अगर दीर्घवृत्त एक्स अक्ष के अनुदिश है और उसकी नाभियां एक्स अक्ष पर स्थित हैं, तो उसका मानक समीकरण एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 बनता है। ए और बी चाहिए, एक संबंध याद है मुझे कि सी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये नहीं होता है तो क्या होता है? नहीं, याद इसी तरह लिखना है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। कहे लिखना है क्योंकि हमको साफ साफ वहां पास दिख गया था एक बार कि बी स्क्वायर और सी स्क्वायर रूट के अंदर गए थे, तो हमें इसी तरह से याद रखना कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। अब जिसकी जरूरत होगी वो हमारे ऊपर डिपेंडेंसी रहेगी कि हम किसको कहां ले जाते हैं। तो हमें निकालना है किसका? ए का मान निकालना है, क्या ए तो दिया है, बी का मान निकालना है, तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर इक्वल टू ए की वैल्यू है यहां से 13, 13 का स्क्वायर किया तो 169, और यहां से किया सी की वैल्यू 5 25, ये आएगा 144। क्या 144? तो मुझे याद रहता है हमेशा ये तो 12 का मान होता है, और यदि 12 का मान है तो यहां लिख दिया 12, और यदि 12 है तो मुझे लगता है कि यहां से मान आ जाने चाहिए एक्स स्क्वायर, बी का मान 12 और ए का मान है कितना 13, 13 का 169 हो गया, और वाई स्क्वायर बी का 144 हो गया इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर बटे 3 प्लस वाई स्क्वायर बटे 2 बराबर 1 में ए का मान खुद बता दो और बी का मान बता दो। ऐसे क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूं। ए का मान 3, अभी का मान कहे, यहां साफ दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर के बटे वर्ग संख्या लिखी है और वाई स्क्वायर के बटे वर्ग संख्या लिखी है, तो यहां तो वर्ग संख्या बनाना होगा पहले, तब तो हम ए और बी डिसाइड कर पाएंगे। बता रहे √3 का स्क्वायर, और इसको लिखेंगे √2 का स्क्वायर। अब ए का मान बताइए और बी का मान बताइए, अभी भी डिसाइड नहीं है, ये अभी ये नहीं बता सकते किस अक्ष पर बना है।
बता किस अक्षर पे बना है? एक्स अक्ष पे बना। क्यों बना है? ए की वैल्यू ज्यादा है। क्या होती है ए की वैल्यू? इसका हर बड़ा है। कितनी होती है ए की वैल्यू? √3 की वैल्यू 732 और इसकी होती है 2 की कितनी होती है? 1 दशमलव, मुझे नहीं पता, 414। ठीक है ना? तो आप ध्यान रखेंगे ए की वैल्यू कितनी? √3 और बी की वैल्यू √2। तो किसी लोगों को भाई कंफ्यूजन हो जाए, 7 आ गया, क्या करी? बेसिक बनते नहीं आए, करनी जानते नहीं आए, तो निपट जाएंगे, बनता हुआ सवाल गलत हो जाएगा। भाई अगर वहां धोखे से उसने यहां 4 लिख दिया और यहां 2 लिख दिया तो बोलो, क्या कि इसको तो जैसे कैसे 2 का स्क्वायर लिख लोगे दिमाग से, अगर दिमाग है कि यहां वर्ग संख्या होती है, मुझे वर्ग संख्या बनाना है, और जिसके पास बेसिक नहीं है ये वर्ग संख्या बनाने का, तो टूटेगा, और टूटेगा तो क्वेश्चन छूटेगा। √2 का होल स्क्वायर। वहां कितनी संभावनाएं बन सकती है वो सारी यहां बता रहा हूं कि अगर वहां अचर पद प्राइम नंबर आ गया, अभाज्य संख्या आ गई, तो क्या करोगे? तो सर करेंगे, रूट लगा के स्क्वायर बनाएंगे। क्लियर है? हाँ, ये है ना कि आधा पढ़ा दिए, का ये वाला बताओगे नहीं मेरा, नहीं हम मार देते हैं क्वेश्चन, तो बता दिया मैं, क्योंकि वो जब मैडम देगी तो तुम्हारा पका पकाओ ना देगी, वो जाना था कि याद है हिंदी 30 तक। भाई देखते पता चल जाता है, 256 16 का वर्ग, 289 17 का वर्ग, 121 लिखा 11 का वर्ग, 144 12 का वर्ग, 169 13 का वर्ग, वो सब निकाल लेंगे। लेकिन जैसे फंसा दिया उसने 7 लिख दिया। अब लोगों की दिन बेसिक नहीं है, रूट बनाने आता नहीं है, अब धोखे से अगर उसने 4√2 कर दिया तब तो और बवाल, फिर और बवाल, फिर बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। भाई ठीक है, जैसे कैसे तुमने कर लिया 4 का स्क्वायर, इसका क्या करोगे? इसका क्या करोगे बता ना। सीबीएसई पूछ रही? हाँ हाँ उठा ले, हिम्मत। करनी पावर 4 √2 की स्क्वायर, कहे कि जिन्ना हम ये वाले रूट के तोड़ेंगे तो 2 की पावर 1/4 पहुंचेगा, और ये वाला रूट इसको स्क्वायर मारेगा क्योंकि घातों का आपस में गुणा होगा, ये करके 2 2 4 कर देगा, तो 2 की घात में 1/2 बचेगा। इसी को तो करनी में √2 लिखा जाता है। यह बेसिक जाएगा, हिला के रख देता है कॉन्सेप्ट। अरे पूछ नहीं सकता, यह धारा है क्वेश्चन। बोर्ड पेपर, अगर बोर्ड पेपर होता ना तो यही क्वेश्चन मैं बनाता। ये कॉन्सेप्ट रहते हैं जिसको बेसिक आता है कि यार स्क्वायर तो बनाना है, चाहे जैसे बनाना है तो बनाओ स्क्वायर उसको। बहुत ऑब्जेक्टिव का 1 नंबर का सवाल है ये कि बी की वैल्यू बताइए आप। हिम्मत क्या हो, कब जाएंगे लोग अगर ये वीडियो नहीं देखे हैं तो? कोई थोड़ी बताने वाला है, किसी को मतलब ही नहीं है कि तुम्हारा क्वेश्चन फंसा दे वो, किसी को मतलब ही नहीं तुम्हारा। वो हम पढ़ाए हैं, तुमको नहीं आता 10वीं का, तुमको नहीं आता 7वीं का करनी हाथ तोड़ते, नहीं आता तो तुम बता दो, वो वाली बात है। क्योंकि हमारे पास इतनी बुद्धि नहीं है कि हम वहां तक चला ले उसकी सोच को, उस
उसमें जो पेपर बना रहा है ना, 60 साल का बैठा है, 55 साल का पकेवाल वाला साइंटिस्ट, उसको उसको मात देने के लिए सर आप सीख के जाइए वहां। नो डाउट कि आता है सबको रूट तोड़ना, लेकिन रूट में क्वेश्चन तोड़ना नहीं आता है। और ये धोखे से अगर ये एक्स स्क्वायर बटे 7/5 कर दिया, यहां लग जाएंगे, कर नहीं पाएंगे लोग। भाई सबसे पहले सिंगल करना है, जैसे कैसे 5/7 ले गए, अगर दिमाग रहा होगा। नहीं, वो है ना कर पाएंगे, इसके बटे न ले जाए, क्योंकि इसको सिंगल करना होता है। वाई स्क्वायर बटे ये 4 था, चलो ये पका मिल गया, कर दिए। ए का मान 5/7, अब बी का मान 2। अब यहां नहीं पता कौन अच्छे में बना है, उन्हीं तो रटा है कि एक्स के स्क्वायर के बटे ए स्क्वायर हुआ था। अरे पहले चेक करो भाई, बड़ा कौन है? ए 7 दिख रहा है कि ये बड़ा है। ए का मान कितना? 2। दिख जाए तो दशमलव में चला जाएगा ना ये, अरे अभी बहुत बड़ी दशमलव में जाएगा। अब ये लिखा न हो है। अब इसके साथ कहानी ये होनी है कि √5 और √7 का होल स्क्वायर बनाना है। अभी होल स्क्वायर नहीं लिखा था, अब जाकर के कहीं जाकर के डी की वैल्यू हो जाएगी 5/7 रूट का। कह रहा था ना कि फील्ड है मेरा, खेलता हूं ना इससे। मैं तो ये कहता हूं कि अगर कोई बहस भी कर लेना तो उसको हराना कैसे है, इतना हमको आना चाहिए। सामने वाले को अगर गलत है तो उसको गलत बताओ कि इस कारण से तुम्हारा गलत है, और वो उसके लिए एक एक पॉइंट हमारे बिल्कुल होशो हवास में होने चाहिए कि हाँ, यहां से ये दूरी और यहां से ये निर्देशांक और इसका ये सब सही होना चाहिए। झूठे गणित पढ़ने से क्या ही हो जाएगा कि लास्ट में अरे ये क्या हो रहा, समझ नहीं आ रहा, लिख दे वहां, यही लिख दे। ये नहीं सर, इस पे कुछ करना था, क्या करना था? हाँ, इसमें बिंदु दिए हुए हैं और समीकरण तक जाना है ना? लिख लेते, इसको समीकरण बनाना है। क्या भाषा कहाँ कर रहे हैं? इस टाइप के नया सवाल है ना, ये नया सवाल है। एग्जाम्पल अवेलेबल, देखो टाइम नो डाउट कि टाइम चला गया है, लेकिन जो मिल गया ना वो हिला देता है कॉन्सेप्ट। ये आ चाहिए कोचिंगों में, ये होता है आईआईटी जेईओ में। कैसा? नहीं, अगले साल नहीं है, अगले साल इसका एप्लीकेशन लगे, मतलब ये फार्मूले वहां सीधे यूज करके क्या पता इंटीग्रेशन करने को आ जाए, डिफरेंशियल करने को आ जाए, इस तरह के सवाल, मतलब यही इक्वेशन यही रहेगी, इंटीग्रेशन करने को दे दिया, ऐसा रहता है। ये एक ही बार पढ़ना, बस एक बार पढ़ा, खेल खत्म। एप्लीकेशन वहां कहीं भी आ गया है, शंकु परिच्छेद आपको पता चल जाना चाहिए कि वृत्त, परवलय, दीर्घवृत्त, अतिपरवलय, ये बिल्कुल दिमाग में, जैसे शंकु परिच्छेद हुआ वहां नाम लिख गया, आप समझ कि उन चारों की बात चल रही है, उनमें से कोई एक ऑब्जेक्ट बनेगा, और जैसे ही वहां वाई स्क्वायर इक्वल टू शुरू हो गया तो समझ जाना कि परवलय बन गया। और यदि उनके अंक बटे एक्स स्क्वायर बटे 9 चल रहा है, वाई स्क्वायर बटे 36 चल रहा है, तो समझ जाओ कि अब ये प्लस में आ गया है, तो ये दीर्घवृत्त में गया, और जैसे ही यहां माइनस दिख जाए तो अति परवलय में चला गया। अब किसके बटे कौन सा है वो डिपेंड करता है कि उसका किस अक्ष में है। चलिए, उस दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभियों के निर्देशांक 0 ±50 तथा शीर्ष के निर्देशांक ± दिया है। किसी दीर्घवृत्त के नाभियों के निर्देशांक, नाभियों के निर्देशांक ±50 तथा शीर्षों के निर्देशांक, शीर्षों के निर्देशांक दिए हुए हैं कितने, प्लस माइनस का 13 और 0, 13 0। चूंकि
चूंकि शीर्षों व नाभियों के निर्देशांकों से ज्ञात होता है कि दीर्घवृत्त एक्स अक्ष पर व दीर्घ अक्ष भी एक्स अक्ष पर स्थित है। दीर्घ अक्ष, एक मिनट, एक्स अक्ष के अनुदिश व दीर्घ अक्ष एक्स अक्ष पर स्थित है। अब ठीक है, तब बना देंगे डायग्राम और सारी चीजें डिनोट कर दो। है ना आसान? अब है, वहां से लेके यहां तक की कहानी बिल्कुल जुड़ी हुई है? फ्रेमवर्क जिसका बन रहा है तो खेल खत्म है सब। इसी तरह गेम होता है, घूमने वाले घूम रहे हैं, सामान खरीदेंगे, सब मोरे पेपर के टाइम में, मोरे पढ़ाई के टाइम में होता है। सबका खरीदने हैं, सबका खाने हैं, को का निमंत्रण है, को के खेत में धान लगी ही कटत है, कटा ले सब, बस मोरन टाइम में जब मैं पढ़ाऊं तो पहले नहीं बता सके ना। तो क्वेश्चन ने जो दिया था उस हिसाब से फिर चलते हैं। नाभियों के निर्देशांक, नाभि यहां है, -5 प्लस -5 यहां 0 और +5 यहां 0। शीर्षों के निर्देशांक, एक शीर्ष यहां है, दूसरा शीर्ष यहां है। शीर्ष पहला है 13 और 0, इसका हो जाएगा -13 और 0। इस प्रकार निर्देशांकों के विवरण से, डिस्क्राइब से, है ना, डिस्क्राइब कर दिया। अब डिस्क्राइब से क्या पता चल गया? C बराबर 5, A बराबर 13 और B नहीं पता, क्योंकि B² प्लस C² बराबर A²। तो B नहीं पता ना, B² बराबर A² माइनस C², B² बराबर A² मतलब 169 और C² मतलब 25, तो B² बराबर 144। डायग्राम हो गया था। B बराबर 12 इकाई। तब दीर्घवृत्त का अभीष्ट समीकरण x² बटे A² प्लस y² बटे B² बराबर 1, इसलिए x² बटे A की वैल्यू है 25 और B की वैल्यू 100
एक तो 13 आया थी, तो 169 आंसर। तब दीर्घवृत्त का अभीष्ट समीकरण एक्स स्क्वायर पर स्क्वायर वाई स्क्वायर। इस तरह से अगर निर्देशांक दिए हैं तो हम समीकरण कैसे बनाएंगे। बहुत सारे तरीके हैं ना, बहुत सारे वैल्यूज दे करके वो पूछेगा। अरे देखो ये खेल कर रहा है हर बार, मतलब इसको हल्के में लेना नहीं चाहिए। देखो ना सब जगह जहां भी वो इसी पता है कि सी अगर दिया है तो पक्का एक कोई न चीज न दिया होगा और वो यहीं से आएगी। अब उत्केंद्रता आने वाला है, अब उत्केंद्रता का खेल होगा क्योंकि अभी उत्केंद्रता नहीं आया, और कहीं भी ए और ई दिया है और सी निकालना पड़ जाएगा तो वो वहीं से आएगा। सी इक्वल टू ए। मैट्रिक का बता रहा था कुछ। बनाना पड़ता है, उससे ये होता है कि एक तो पर्सनल हो गया और फिर वो याद रहता है, वो उसको याद करने की जरूरत भी नहीं रहती है, उसको याद करने की जरूरत है। लिखा है एग्जाम्पल नंबर 12, उस दीर्घवृत्त का समीकरण ही ज्ञात करना है। दीर्घ अक्ष की लंबाई 20 है, 20 इकाई हो गई है, और नाभियां दी है 0 प्लस माइनस 5, वाई अक्ष में गया है 0 प्लस माइनस 5, मतलब पूरा फ्रेम, मतलब डायग्राम अगर कोई सही सही में सुन लिया होगा तो उसको कहता कि अरे तुम ना बताओ यार, इस सवाल सब कर लेंगे हैं। तो 0 प्लस माइनस 5 कह रहा है, इसका मतलब 0 5 यहां चला जाएगा और 0 माइनस 5 यहां चला जाएगा। और दीर्घ अक्ष की लंबाई, दीर्घ अक्ष की लंबाई इसका मतलब यह है कि ये यहां से लेके यहां तक की लंबाई दे दिया है, कितनी 10 की 20 दे दिया है। इसका मतलब ये है कि 2a बराबर 20 यह है, इसका मतलब a बराबर 10 है, a बराबर 10 है। इसका मतलब यह है कि c बराबर 5 है, राइट ना। b का मान नहीं दो है, अब b का मान 90 निकाले थे, b का मान 90 निकाले थे। क्लियर ना, कर दे, कर देते। यार इतने आसान सवाल है तुम्हारी बुक में और यही दुखदाई है, हैं? ऐसा नहीं लगता कि बहुत 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 छोटा सवाल था ये, है क्या छोटा था ये। दिया है, दिया है किसी दीर्घवृत्त में, भाषा बहुत अच्छी से आनी चाहिए वहां बनाते शुरू करना। किसी दीर्घवृत्त में, मैं क्या जानू कौन सा दीर्घवृत्त, किसी दीर्घवृत्त में दीर्घ अक्ष की लंबाई 20 इकाई और नाभियों के निर्देशांक 0 प्लस माइनस 5। यहां से समझ गए कि सर ये जो दीर्घवृत्त बना है वो वाई अक्ष के अनुदिश है। यहां लिख देंगे ज्ञात करना है, ज्ञात करना है दीर्घवृत्त का
समीकरण। ये जन्म जन्म में अंतर हो गया, खराब नहीं लगेगा है। इसके पीछे बिल्कुल नया आया है एकदम, कभी पलटा के लगाना हो तो लगा दो। हाँ, ज्ञात करना है दीर्घवृत्त का समीकरण। चूंकि नाभियों के निर्देशांक से ज्ञात होता है कि दीर्घवृत्त y अक्ष के अनुदिश बना है, तब दीर्घ अक्ष भी y अक्ष पर स्थित होगा। इस प्रकार हाँ ना, मैं एक आठ वीडियो देखा जो हम लोग चला रहे थे, लोग खराब पाइप में बना बना करके बेच रहे हैं, वो फट रहे हाथ है। कम से कम 8 वीडियो देखा धड़ाधड़ हाथ में फटने के। मेरे को डर लगने लगी भाई अपने साथ भी हो सकता है। एक तो ऐसे कर आग निकली भाई, मजबूत लेना चाहिए, बहुत ज्यादा यूपी में माहौल बोलता है लगा यार। चलिए बड़ी माँ भाई, हम तो ये तो कर लिए, बच गए, नहीं चला मैं कार दोबारा भाई। ये अब कुछ नया आएगा, एक बार थोड़ी यही चलाना है। बच गए एक बार, बस यही बहुत है। बी ए दिया हुआ है, ना भी के निर्देशांक दिए, यहां हो जाएगा 0.5, यहां हो जाएगा 0-5, ये हो जाएगा F1, ये हो जाएगा F2, कुछ भी नाम दे, क्या ही दिक्कत है। ये लिख गया, पूरा लिख गया भाई। 100 कराई तो चला ली। पिछले साल हम नहीं चलाते थे, अमर ही ज्यादा चलाया है। पिछले साल डर डर के चलाते थे क्योंकि आग निकलती थी, इस बार धुआंधार था। चलिए निर्देशांक के विवरण से, निर्देशांक के विवरण से क्या हो जाएगा, ये यहां से केंद्र से, जो केंद्र O है वहां से यहां तक की जो दूरी है, नाभि तक की दूरी, वो C है। क्योंकि केंद्र O से नाभि तक की दूरी C, इसलिए C बराबर 5, C/5। और लिखा हुआ है दीर्घ अक्ष की लंबाई, दीर्घ अक्ष की लंबाई 2a बराबर 20 दिया है, ये क्वेश्चन में दिया है 2a बराबर 20 दिया हुआ है, तो हमने ये कर दिया 2a बराबर 20, a बराबर 20/2, a बराबर 10 इकाई। ये डायग्राम बन गया था।
बना लेना। क्योंकि ए बी व सी के संबंध से बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, हमारे पास ए आ गया, सी आ गया, बी नहीं है, तो बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 10 का स्क्वायर, सी स्क्वायर 5 का स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का माना जाएगा 10 100 और 25 75 आ रहा है सर। लकी नंबर यहीं पर आ चुका है, लकी नंबर आ गया है। आप लोगों को 75 नीचे लिखना है, मैंने बगल में जगह नहीं थी, बगल में लिख दिया है। बी बराबर बी स्क्वायर है, रूट मत निकालना, क्योंकि हमें बी स्क्वायर की जरूरत हुआ, रूट क्या ही करेंगे निकाल के, बी स्क्वायर ही रखे रहो, बी स्क्वायर बराबर 75। अतः दीर्घवृत्त का अभीष्ट समीकरण एक्स स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान ए स्क्वायर बराबर 1 सही है? सही है ना? क्योंकि ये y अक्ष के अनुदिश था, इसलिए वाई स्क्वायर का मान बड़ा होगा, और बड़ा साफ दिख रहा है कि उसका 100 बन रहा है और इसका बन रहा है 75। ठीक है, यहां हो जाएगा। इसलिए एक्स स्क्वायर अपान बी स्क्वायर की वैल्यू है 75 और वाई स्क्वायर अपान ए स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 100 बराबर 1 आंसर। ठीक है, इतनी वैल्यू निकालना था, बन जाएगी। इतनी वैल्यू निकाल देते तो काम हो जाता। एग्जाम्पल 13 है, एग्जाम्पल 13 है, फिर एक्सरसाइज के लिए रोक देंगे, है ना? एक्सरसाइज दूसरे वाले चैप्टर में कराएंगे, एक्सरसाइज दूसरे चैप्टर में कराएंगे। दीर्घ वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी दीर्घ अक्ष एक्स अक्ष के अनुदिश है और 4 3 तथा -1 4 दीर्घ वृत्त पर स्थित बिंदु है। इसका मतलब तो यह है, दो बिंदु दे दिया है, दो बिंदु दे दिया है, तो क्या लगता नहीं कि दो समीकरण बनेंगे? दो समीकरण, दो अननोन, खेल खत्म हो जाएंगे, है ना? ये लिख गया है। दो समीकरण, दो अननोन और खेल खत्म हो जाएंगे। दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात करना है जिसकी दीर्घ अक्ष एक्स अक्ष के अनुदिश है और 4 3 तथा -1 4 दीर्घवृत्त पर स्थित है। दिया है कोई दीर्घवृत्त जो कि कोई दीर्घवृत्त जिसका दीर्घ अक्ष एक्स अक्ष के अनुदिश है। अब ये अनुदिश वाला खेल कहां चल रहा है? परवलय से है। परवलय के कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो ये अनुदिश समझ में नहीं आवे। अचानक वहां स्कूल में गए, मैडम दूसरा सवाल बता, खेल खत्म हो रहा बवाल। अब मत बताओ के अगर एक घंटा भी लगा है ना तो 10 वीडियो हो गए, 10 घंटा ही हिम्मत उनके क्लास बताने के। और यहां कितना टाइम लगाएगा? अब वो किसी को तो पता ही नहीं कि 1 घंटा मिल जाते हिंदी।
हम लोग बैठे 10 से 12, 12 से 2, वो नहीं मिल रहा है 1 घंटा, नहीं मिल रहा है 1 घंटा। ये समझे? हाँ टाइम लगा था यार। ऐसे 29 है और और बिंदु ए 4-3, उसमें नाम नहीं दिए, मैं नाम दे रहा हूं। बिंदु ए 4-3 व बी -1 4 दीर्घवृत्त पर स्थित है, माना। तब दीर्घवृत्त का मानक समीकरण जो एक्स अक्ष के अनुदिश है, x² बटे a² प्लस y² बटे b² बराबर 1 समीकरण 1 लिख दो। कंटिन्यू। क्योंकि समीकरण 1 में बिंदु 4-3 व -1 4 स्थित हैं, इसलिए 4 के स्क्वायर 16 बटे a² प्लस y² 3 9 बटे b² बराबर 1 समीकरण दूसरा। हमें a² और b² चाहने हैं कुल मिला के, और फिर लाके पहले में पटकेंगे a² और b² के मान। उसके लिए उसने 2 बिंदु दे दिए थे, एक ये दे दिया है, एक और दे दिया है। कुछ करेंगे ताम झाम माथा पढ़ाई कर देंगे यहां से, बिल ओपन विधि नहीं तो प्रतिस्थापन लगा देंगे, एक का मान निकाल के दूसरे में रख देंगे। ये ऊपर हो गया है। जब समझ में आता रहा करें तो सब निपटा दिया करो। हाँ, 1 का वर्ग 1 हो जाएगा और a² और y की जगह कितना दिखा है 16 बटे b² बराबर 1 समीकरण तीसरा। समीकरण 2 व समीकरण 3 से उसमें तो सीधे सीधे माने रख दिया होगा ना, हल करने पर खेल खत्म हो गया है उसका। हमारा खेल खत्म नहीं था। समीकरण 2 और 3 से मान ज्ञात करने पर देखते हैं, मान ज्ञात करते हैं। देखो इसको 16 इंटू 1/a² प्लस b², 9/b² बराबर 1। चूंकि समीकरण 3 से 1/a² बराबर 1 - 16 बटे b²। समीकरण 3 में 16 को उधर ले गया तो 1 - 16 बटे b²। a² की वैल्यू मैंने निकाल ली, 1 बटे a² की, उसको ला करके यहां रख दूंगा मैं। ठीक है ना? तब 16 गुणे 1 - 16 बटे b² प्लस 9 बटे b² बराबर 1। देखो जब 11वीं 12वीं हम लोग पहुंचते तो बहुत शॉर्ट में करते हैं, चीजें सामने वाले समझ में आ जाएगी कहां से क्या हो गया है। बस यहां 16 आएगा, -16 बटे b², 256 हो जाएगा, 9 बटे b² है, 16 उधर चला जाएगा, 16 उधर चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा, यहां 15 हो जाएगा, 1 बटे 20 पर कॉमन हो जाएगा। क्लियर ना?
तो अंदर 256 और 9 में कुछ उल्टा सीधा होगा। क्लियर है? तो देखो ये ऊपर लिखा हुआ है, इसको लिख लो। देखो ये तो चालू नहीं था, कहां से बंद था? पूरा? अरे पूरा ना रहो, यहां तक तो निकाल दिए थे ना, यहां तक निकाल दिए थे, चालू था, कोई बात नहीं, समझा देते हैं। चालू था, उसके बाद इसलिए हमने लगाया, और हमें पता है कि 1/a² का मान हम लोगों को निकाला था 1/(1 - 16/b²). 1/a² यही रखा, और b² हमने यहां से मान लिखा, यहां रख दिया। अब ये ऊपर की संख्या अंक में है, नीचे भिन्न में है, तो दोनों को भिन्न कॉन्सेप्ट लगाया। 1/a² बराबर 1 - 16/a, ऊपर वाले को सीधा लिख दिया, नीचे वाले को उल्टा करके लिख दिया। फिर ऊपर वाले गुणा करेंगे तो 240 आएगा। 240 में 247 है, एलसीएम लिया, 247 में 240 घटा दिया, 7 आ गया। व्युत्क्रम कर दिया तो a² बराबर 247 में 7 आ गया। यहां की ट्रिक तो ये लोग भूल गए। अभी जो नहीं सीखे तो हम क्या ही करेंगे, अब थोड़ा तो लॉस होना चाहिए, कोई बात नहीं, सीख लोगे रे तुम लोग। चलिए ये हो गया मान, तो हमारे पास a² के मान आ गए, b² के मान आ गए। इस प्रकार अभीष्ट दीर्घवृत्त का समीकरण, दीर्घवृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा? x² बटे a² प्लस y² बटे b² बराबर 1। इस प्रकार समीकरण 1 से अभीष्ट दीर्घवृत्त का समीकरण, ठीक है, समीकरण 1 से उठा लिया, यहां मान रख दो सब। x² बटे 247 बटे 7 प्लस y² बटे 247 बटे 16 कि 15 बराबर 1। तो ये हो जाएगा 7x² बटे 247 प्लस 15y² बटे 247 बराबर 1। 247 का वहां भेज सकी थे, भेज दिया उसने। 7x² प्लस 15y² बराबर 247। दिस वन इज इक्वेशन दीर्घवृत्त समीकरण। अतः दीर्घवृत्त का समीकरण 7x² प्लस 15y² बराबर 247। आंसर इतना कॉन्सेप्ट थे। तो इस तरह से हम लोगों ने निपटा लिए अपने 1 घंटा 26 मिनट के अंदर अंदर दीर्घवृत्त के सारे क्वेश्चन। एग्जाम्पल्स